नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उस सीरीज का क्या नाम है? उस सीरीज का नाम आप देखेंगे। उस सीरीज का नाम है क्विक रिवीजन सीरीज, साथ ही साथ PYQ। PYQ PYQ इसलिए क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप देखेंगे साथ ही साथ इसमें हम क्विक रिजल्ट में ये देखेंगे, हम किसी प्रकार का कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल जो कोर्स है, जो टॉपिक है, उसका रिवीजन कर रहे हैं। ये केवल रिवीजन हो रहा है। रिवीजन किस लिए हो रहा है कि आने वाली परीक्षा जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आरओ 2023-24 फॉर्म से रिलेटेड होगी, जिसमें हम देखेंगे किसी भी टॉपिक में कितने फैक्ट पढ़ने हैं और साथ ही साथ उसका बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही माइनर लेवल में हम उसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ वीडियो में हम केवल और केवल फैक्ट रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षा पहले क्या है, वो है यूपीपीसीएस और आरओ आने वाली पहली परीक्षा है। उसमें हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं उसको देखेंगे, क्योंकि ये दोनों परीक्षाओं में केवल फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा रहेगा, लेकिन यूपीएससी परीक्षा के लिए हम अपना कॉन्सेप्ट के लिए इसी के बाद जब ये पूरा इकोलॉजी इन्वायरमेंट 4 से 5 टॉप वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा फैक्ट के साथ, फिर हम इसमें एक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले आप अपना फैक्ट पढ़ ही लेंगे इन दोनों सीरीज में। ये दोनों यानी कि यूपीपीसीएस और आरओ में हमारा फैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और यूपीएससी में फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पूछते हैं, तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कर लेंगे अपने 4 से 5 वीडियो के बाद, जो हमारा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आएगी। फिर उसके बाद होगा क्या कि हम जितनी ये तीनों परीक्षा आने से पहले हर सब्जेक्ट का ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो बहुत अच्छी तैयारी होती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस सीरीज का नाम है PYQ एंड क्विक रिवीजन सीरीज। क्विक रिवीजन रिवीजन करने के लिए एग्जाम टाइम में आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप मुश्किल से 4 से 5 वीडियो में एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस सब्जेक्ट का? उस सब्जेक्ट का नाम रहेगा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स रहेगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट क्यों पहले हमने चुना है? क्योंकि ये बहुत छोटा सिलेबस होता है, 5 से 6 टॉपिक होते हैं इसमें, और यह सबसे ज़्यादा नंबर प्रोवाइड कराता है। वर्तमान समय में अगर हम यूपीएससी को देखें, तो यूपीएससी में करीबन 7 से 8 7 क्वेश्चन, मान लीजिए 7 क्वेश्चन इसमें आते हैं। साथ ही साथ आरओ में भी 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। जहाँ वर्तमान समय में ज्योग्राफी का पोर्शन कम हो रहा है, वहीं ज्योग्राफी के सब पार्ट यानी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बढ़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वैश्विक लेवल के मुद्दे बनते चले जा रहे हैं। वैश्विक लेवल के मुद्दे तो 1971 से ही बन रहे हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में जिसका अप्रोच है एग्जामिनर का, वह चेंज हो रहा है। वह इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और साथ ही साथ यह टॉपिक बहुत छोटे होते हैं। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने की संभावना बढ़ती है। इसलिए सबसे पहले हमने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट सीरीज स्टार्ट की है। चलिए आज से प्रारंभ करते हैं इस सीरीज का। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। इससे पहले इसी चैनल पे हमने अक्टूबर मंथ की यूपीएससी और यूपीपीसीएस की आने वाली विजन मैगजीन जो करंट अफेयर की आती है उसको हमने कंप्लीट किया है। उसका एक एक लाइन पढ़ के हमने उसको कंप्लीट किया है। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी, साथ ही साथ पॉलिटी, पॉलिटी के साथ साथ हमने उसमें जो है जो साइंस और टेक, मतलब कि जनरल साइंस का जो पूर्वावलोकन की ये तीनों किताबें आती हैं उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसको कंप्लीट करने से क्या फायदा होगा? तो कंप्लीट करने से एक फायदा ये उसमें PYQ तीनों परीक्षाएं, देखिए आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस तीनों परीक्षाओं के लिए PYQ उसमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं पिछले 20 साल के। हमारा एक टारगेट है कि हम पहले
अपना 20 साल का आया हुआ पिछली परीक्षाओं में जितने क्वेश्चन आए उसको कंप्लीट कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। फिर हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे फैक्ट को लेके, फैक्ट को देख लेंगे, फैक्ट के साथ एक हम छोटा सा एक सीरीज भी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव पूरी तैयारी हमारी हो जाएगी। चलिए आज से प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हम पूर्वावलोकन सीरीज इसी चैनल पे कंप्लीट कर रहे हैं उसको भी लगातार देखिए। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी के बारे में आने वाले फैक्ट को देखेंगे, केवल और केवल फैक्ट जो इंपॉर्टेंट होता है उसको ही देखेंगे, ज्यादा उसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले फैक्ट कंप्लीट करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ, पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ओडम को कहा जाता है, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक आपको ओडम को कहा जाता है। ये फैक्ट है, ऐसे ही याद करने हैं। इकोलॉजी किसने शब्द दिया? उसने दिया था अर्नेस्ट हेगल ने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। इकोलॉजी के जब पिता पूछे जाएंगे तो अर्नेस्ट हेगल, इकोलॉजी अर्नेस्ट हेगल। फिर आएगा पारिस्थितिकी तंत्र। ये इकोलॉजी है, ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द मतलब कि फादर कौन है? ये है टांसले। इकोलॉजी शब्द आएगा तो अर्नेस्ट हेगल, दो शब्द में है। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम आएगा तो टांसले, सिस्टम में टांसले आएंगे, याद रखना है। और इकोलॉजी में अर्नेस्ट हेगल आएंगे। ये तीनों फैक्ट हो गए। चौथा देखेंगे आप, गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी के लिए आएंगे अर्निज नेस। अर्निज अर्निज नेस जो है वो किस में आएंगे? वो डीप इकोलॉजी में आएंगे। फिर से एक बार चारों का रिवीजन करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ओडम को कहते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? वो दिया था अर्नेस्ट हेगल ने दिया था। फिर आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को टांसले ने दिया था। एक गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी को अर्निज नेस ने दिया था। पारिस्थितिकी निक की संकल्पना, निक का कॉन्सेप्ट हम जब अपने कॉन्सेप्ट इसी में कॉन्सेप्ट पढ़ने लगेंगे तो उस शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि निक क्या होता है, लेकिन यहाँ फैक्ट याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर तो यूपीपीसीएस और आरओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है पारिस्थितिकी। इसमें क्या है? निक। निक की संकल्पना किसने दी थी? निक की संकल्पना दी थी, निक की संकल्पना दी थी सबसे पहले उसने दी थी ग्रेनल ने 1917 में दी थी। ये याद कि निक की संकल्पना यानी कि पारिस्थितिकी निक की संकल्पना किसने दी थी? वो दी थी ग्रीनल ने 1917 में दी थी। अब है पारिस्थितिकी पदछाप यानी फुटप्रिंट, मापने की इकाई। पारिस्थितिकी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी वस्तु किसी भी जंतु के जो पदछाप होगा मतलब उसका एरिया होगा उसको मापने की इकाई क्या कहते हैं? भूमंडलीय हेक्टेयर कहते हैं। ये फैक्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट, बस ऐसे फैक्ट ही याद रखना है। अब उसके बाद आएगा आपका कि उसके आगे का फैक्ट क्या है? धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा किसने दी थी? ब्रेटलैंड ने दी थी। कब दी थी? 1987 में। एक आप इसी में पढ़ेंगे ब्रेटलैंड रिपोर्ट, वो कब पढ़ेंगे? जब हम कॉन्सेप्ट तैयार करने लगेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम फैक्ट तैयार कर रहे हैं बस, क्योंकि परीक्षाओं में फैक्ट से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो पारिस्थितिकी या स्थानिक विकास, धारणी या स्थानिक विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा कितने दी थी? वह ब्रेटलैंड ने दी थी। इन्हीं की रिपोर्ट पढ़ेंगे आप, ब्रेटलैंड रिपोर्ट, जो आगे आपको काम आएगा 1992 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन होगा तो आप वहां वो पढ़ेंगे। तो धारणी या स्थानीय विकास की अवधारणा किसने दी थी? ब्रेटलैंड ने दी थी। उसके बाद है पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा यानी पर्यावरण भूगोल यानी कि इकोलॉजी ज्योग्राफी की प्रथम बार चर्चा कब हुई थी? डेविड व हेयर ने की थी। कब की थी? 1993। यानी कि भूगोल यानी पर्यावरण को भूगोल शब्द से जोड़ के कब देखा गया था? उसने प्रथम बार कब चर्चा किया गया था? वो किया गया था हेविट या हेयर ने 1993 में किया था। अब है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण यानी कि जो नेचुरल एग्रीकल्चर होता है उसमें जब
खोज की बात हुई, अन्वेषण की बात हुई, रिसर्च की बात हुई तो उसको मसानोबु फुकुओका ये याद रखना है, फुकुओका नाम रखना है। यानी कि जो आपकी नेचुरल एग्रीकल्चर होगी वो मतलब कृत्रिम कृषि से हटके जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं ना कि जैविक कृषि कृषि होती है। हाँ, इसमें खाद का प्रयोग वो उसका सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे? ये जापान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फुकुओका नाम था। अब आता हॉट स्पॉट की संकल्पना। नॉर्मल मेयर याद रखिएगा। हॉट स्पॉट क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ कई प्रजातियां पाई जाती हैं, उनकी बड़ी संख्या में वहां पर वो उपस्थित होते हैं। हाँ, ऐसे मोटा मोटा समझिए। इसे अभी उसको फैक्ट में देखेंगे हॉट स्पॉट क्या है, कैसे होते हैं, भारत में कहाँ कहाँ है। तो ये उसी की बात हो रही है। भारत में हॉट स्पॉट वाले कुछ इलाके में बना देता हूँ, ऐसे थोड़ा ध्यान आपको रहेगा जब आगे। एक इलाका ये आ जाता है हिमालय वाला क्षेत्र, फिर आता है ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, फिर यहाँ आप अंडमान निकोबार और यहाँ वाले क्षेत्र पे देखेंगे। आप हॉटस्पॉट देखेंगे, हॉटस्पॉट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी थी? हॉटस्पॉट की संकल्पना आई थी नॉर्मन मेयर से। हॉटस्पॉट संकल्पना नॉर्मन मेयर से। अब है आगे जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो बटलर जी रोमेन ने जैव विविधता जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बटलर जी रोसेन ने 1986 में किया था। जैव विविधता कौन शब्द है? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो बटलर जी रोमेन ने किया था। अब देखते हैं हम लोग ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज। इससे पहले हम इकोलॉजी देखे थे, अब आ गया दूसरा टॉपिक से रिलेटेड, मतलब है ऐसे ही टॉपिक सारे लाइन वार से। ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज, तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी? चार्ल्स हाबी व हेनरी व्यूसन। किसने की थी? ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? चार्ली हाबी और हेनरी व्यूसन ने। व्यूसन ऐसे याद रखेंगे, किसी चीज को देख लिया, व्यू कर लिया तो व्यूसन हो जाएंगे, और किसी चीज को खोज लिया तो चारबी यानी चाबी। चारबी हाबी व हेनरी व्यूसन ने सर्वप्रथम ओजोन परत की खोज की थी। अब आएगा ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना। जोसेफ फेरियर, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना कब की गई थी? इसने की थी, वो की थी जोसेफ फेरियर ने ग्रीन हाउस की संकल्पना दी थी। किसने दी थी? जोसेफ फेरियर ने दी थी। किसकी संकल्पना? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस से तात्पर्य ये होता है ऐसी गैस जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में उपयोगी होती है, वो ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ग्रीन हाउस गैस माफ करिएगा, ग्रीन हाउस गैस किसी भी प्रकार से नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन ये जीवन की उत्पत्ति के लिए ग्रीन हाउस गैसों का होना आवश्यक है। बिना इसके जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन इसी ग्रीन हाउस गैस की बढ़ी हुई मात्रा वर्तमान में संकट का कारण बनी हुई है। हाँ, इसका होने अगर ये बिल्कुल नहीं होगी ग्रीन हाउस गैस, तो पृथ्वी पर जीवन की संकल्पना कर पाना मुश्किल है। हाँ, साथ ही साथ मुझे लगता है नामुमकिन भी है। लेकिन अगर इसका बढ़ा हुआ रूप अगर होगा तो यह कई प्रजातियों को नष्ट करने के साथ साथ मानव के जीवन संकट, साथ ही साथ पृथ्वी के अस्तित्व के लिए भी खतरा है। इसलिए इसकी जो एक लिमिट है उसको बनाए रखना है। इसलिए सब लोग ग्रीन हाउस गैस के लिए इतने ज्यादा वर्तमान में सम्मेलन हो रहे हैं, सभी विश्व में सभी प्रतिबद्धता अपनी व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ग्रीन हाउस गैस बनाए भी रखना है। अब आएगा बायोस्फीयर रिजर्व। एडवर्ड सुएस बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना किसने दी थी? बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना आप देखेंगे वो दी थी आपका एडवर्ड सुएस ने दी थी। ऐसे बस सिर्फ याद रखिएगा, बाद में हम जब फैक्ट पढ़ रिवीजन करने लगेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ हैं, सब उसमें देखेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व किसने दिया था ये शब्द, मतलब इसके आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड सुएस थे। बायोडायवर्सिटी शब्द, बायोडायवर्सिटी यानी कि
बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था? बायो रिजर्व किसने दिया था? वो एडवर्ड सुएस ने दिया था। वहीं बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था? वो थे एम्डन्स एफ डाल्समैन ने दिया था। अब पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना। पारिस्थितिकी पिरामिड कैसे होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है। ये पारिस्थितिकी पिरामिड होता है, ये उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। तो इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? वो दी थी एल्टन ने दी थी, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? वो दी थी एल्टन ने दी थी। एल्टन ने दी थी। अब आएगा वैश्विक मंदी शब्द। वैश्विक मंदन। वैश्विक मंद वैश्विक मंदन शब्द की सर्वप्रथम शब्द, ये वैश्विक मंदन किसने यूज किया था? वो थे जेराल्ड स्टानहिल। किसने की थी? जेराल्ड स्टानहिल ने की थी। अब है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर आर मिश्रा। ये मैं इसको रेड कलर से मतलब मार्कर से वो कर देता हूँ कि ये आपको ध्यान रखना है। ये मार्कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा मार्कर प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न इससे जरूर आएंगे ये वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर आर मिश्रा थे। आर मिश्रा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे में से क्वेश्चन में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने वाले क्वेश्चन में से है। अब हम देखने जा रहे हैं इसके आगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, यानी कि भारत में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने कानूनी या किस तरह के वैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं, उनके बारे में देखने जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ इसमें फैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं पहले ही उसको बता दूंगा हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी केवल हम फैक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये सब फैक्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि वन अधिनियम कब का है, वन्य जीव अधिनियम कब का है, वन संरक्षण अधिनियम कब का है। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आएंगे इसमें, इसके सिवा और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये देख लेते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास क्या है, यानी कि अब तक भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये उसी की बात करने जा रहा है। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, साथ ही साथ परीक्षाओं में इसमें क्वेश्चन भी बनता है। तो पहला कौन सा है? भारत वन अधिनियम 1927। ये औपनिवेशिक काल का है, लेकिन ध्यान रखिएगा परीक्षा में आ चुका है। जब हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की पूर्वावलोकन सीरीज कंप्लीट करेंगे तो उसमें ये आएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसको भी, पूर्वावलोकन सीरीज को भी देखना इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फैक्ट भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब है भारत वन अधिनियम 1927 का है। फिर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन में जो जीव है उनके संरक्षण के लिए अधिनियम कब बनाया गया? वन के जीव के संरक्षण के लिए। याद रखिएगा, सबसे पहले वन की बात की गई थी। वन की बात कब की गई थी? भारत वन अधिनियम 1927 को। फिर आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो आता है 1972 में। फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम यानी कि वनों के संरक्षण की बात कब की गई थी? वो की गई थी 1980 में की गई थी। अब उसके बाद है वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। वर्तमान में दिल्ली में जितने भी प्रदूषण के लिए कार्य हो रहे हैं वो इसी अधिनियम के तहत होते हैं। इस अधिनियम में 2006 में भी संशोधन किया गया था, साथ ही साथ वर्तमान में 2019 या 20 में फिर से संशोधन किया गया है। लेकिन याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा जरूर से कि तो वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम कब का है? वो 1981 का है। ध्यान रखिएगा कब का है, वो 1981 का है। भारत वन अधिनियम जो औपनिवेशिक काल का था 1927। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब का था? 1981। अब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, संशोधन हुआ 1991 में। इस अधिनियम को अम्ब्रेला अधिनियम भी कहते हैं।
आने वाले जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ मैंने देखा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्योंकि देखिए पर्यावरण में क्या आ जाएगा, वन भी आ जाएगा, वन्य जीव भी आ जाएगा, वायु भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इस सब को मिलाकर एक इस अधिनियम को बनाया गया जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसको संशोधित किया गया 1991 में। अब है राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल, मतलब कि जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी विवाद होंगे उनको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। वह ट्रिब्यूनल कब बनाया गया? वह बनाया गया 1995 में। अब उसके बाद आएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1995। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 था उसी का संशोधित रूप था, जिसका नाम आप देखेंगे वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1995 में आया। फिर आप देखेंगे जैव विविधता अधिनियम 2002। ये इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता अधिनियम 2002 क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका मेन रीजन ये है कि जितनी भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रेरित है, इसलिए इसका नाम जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब है एगमार्क एक्ट। ये अब कब का है? ये 1937 का है। एगमार्क एक्ट मुझे याद आ रहा है 2000 कई परीक्षाओं तक, जब हम पूर्वावलोकन सीरीज कंप्लीट में देखिएगा इसको, मैं आपको याद दिलाऊंगा और फैक्ट रिवीजन में भी। ये जो क्वेश्चन है एगमार्क वाला, वो कई बार क्वेश्चन में रिपीट कर चुका है। 2021 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी इस क्वेश्चन को आया था एगमार्क वाला। तो ये कब का है? ये 1937 का है। ये किस लिए दिया जाता है? ये खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है। अब है टाइगर प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब का है? 1973 का है। 72-73 में आता है, लेकिन यहाँ पास 1973 है तो 73 मानेंगे। ये भी आप देखेंगे 2018 का जब आप प्रीलिम्स देखेंगे, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, उसमें ये आया है टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? 1973 का है। अब है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, मतलब कि गंगा को शुद्ध करने या उसका ख्याल रखने के लिए, साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक प्राधिकरण का निर्माण किया गया था जो केंद्रीय स्तर पे था। वह पहली बार कब निर्माण किया गया था? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, वह निर्माण किया गया था आप प्राधिकरण 1995 में किया गया, सॉरी 1985 में किया गया था। अब देखेंगे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोलर ऑफ पॉल्यूशंस, मतलब वाटर में जितने भी पोल्यूशन हो रहे उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया गया। वो एक्ट कब लाया गया था? 1977 में लाया गया था। अब देखेंगे राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण कब का है? वो है 2009 का। कब का है? वो है 2009 का है। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण कब का है? वो आप देखेंगे 2009 का है। अब उसके बाद देखेंगे हाथी संरक्षण परियोजना। हाथी संरक्षण परियोजना कब की है? 1992 में। ये भी इंपॉर्टेंट है और साथ में ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, पेपर भी कई बार आ चुके हैं। साथ ही साथ जब यूपीएससी में देखेंगे उसमें 3 या 4 लाइन के एक क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन में बना देता है कि ये इसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर लिख दिएगा 1993-94, और हाथी संरक्षण के नाम पर लिख देगा सन 2000 में बनाया गया था। तो ये सब ऐसे उसमें यूपीएससी में फैक्ट बनते हैं, और तो यूपीपीसीएस और आरओआर में सीधा फैक्ट बनेगा कि हाथी संरक्षण अधिनियम कब का है। तो आप देखेंगे वो 1992 में है। अब इको मार्ग परियोजना जो है, वो इको मार्ग परियोजना जो है 1992 की है। कब की है? 1992 की। एग मार्ग परियोजना 1937 की है। तो इको मार्ग परियोजना ये किसकी है? ये है 1992 में। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, इको मार्ग भी और एग मार्ग दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरओ और भी कोई राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ये अधिनियम पूछा जा चुका है। ये अधिनियम कब का है? इस अधिनियम में अक्सर संशोधन भी होते रहते हैं, लेकिन सर्वप्रथम बनाया गया था ये अधिनियम कब? 2010 में।
इसकी शाखाएँ भारत में 4 जगह हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा इसकी शाखाएँ इस समय कहाँ हैं और भारत में और कहाँ-कहाँ है। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ये हम बहुत ही छोटे मतलब एक कॉन्सेप्ट के रूप में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वो है हालाँकि ये पूरा तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हम जब इस तरह के फैक्ट कंप्लीट कर लेंगे तब स्टार्ट करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य उस भौगोलिक तंत्र से है जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर अजैविक पदार्थ एवं ऊर्जा का अंतरा अंतराकर्षण होते हैं। मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र से मतलब ये है कि हम एक भौगोलिक इकाई यानी कि एक स्थान को मान लेते हैं। ये मान लीजिए भारत हमारा भौगोलिक स्थाई हो गया। भारत बहुत बड़ा हो जाएगा समझाने के लिए। मान लीजिए एक दिल्ली हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया। हाँ, हाँ। पारिस्थितिकी तंत्र उस भौगोलिक क्षेत्र का तंत्र है जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय जैसे कि जानवर हो गए, मनुष्य हो गया, पेड़-पौधे हो गए, हाँ, वह क्या करेंगे निरंतर अजैविक पदार्थों से गतिशील करेंगे या तो ऊर्जा का हस्तांतरण करेंगे या किसी प्रकार का कोई कार्य करेंगे, उस पूरे जगह को क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो पारिस्थितिकी तंत्र है। वो एक दिल्ली का पारिस्थितिकी तंत्र है। मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी भौगोलिक इकाई होती है जहाँ जैविक समुदाय और अजैविक समुदाय के बीच निरंतर क्रिया होती रहती है या ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। ऊर्जा का हस्तांतरण एक प्रकार से कहना गलत है, लेकिन हाँ, दोनों अंतर क्रिया करते रहते हैं। तो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? वो कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैविक और अजैविक दोनों समुदाय की होना आवश्यक है। अब देखते हैं, अब जो शब्द बने हैं वो देख लेते हैं क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो बना है आइको प्लस लॉजी से बना हुआ है, जिसका नाम रिटेयर है। ये यहाँ से सब टॉपिक में आएगा नीचे, रिटेयर है। फिर ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी मतलब ये देखेंगे हाँ, अर्नेस्ट हेगल ने दिया था। ये किसने दिया था? ओंकोलॉजी शब्द ये दिया था अर्नेस्ट हेगल ने दिया था। अब देखेंगे स्वपारिस्थितिकी। इसको देख लेते हैं। स्वपारिस्थितिकी क्या है? इसमें किसी इकाई जीव का अध्ययन किया जाता है, ना कि उस जीव के समूह का। स्वपारिस्थितिकी में क्या होता है? इसमें किसी इकाई या जीव का अध्ययन किया जाता है, ना कि उस जीव के समूह का। मतलब कि मान लीजिए कई सारे पेड़ हैं, अलग-अलग प्रजाति के पेड़ हैं। हम केवल मान लीजिए जब हमको केवल अ, बबूल के पेड़ का अध्ययन करना है, केवल मान लीजिए ये बबूल का पेड़ है, अन्य पेड़ भी है, सहजन है और पेड़ है, आम का है, नीम का है, लेकिन हमको मान लीजिए सिर्फ बबूल का अध्ययन करना है, तो बबूल के अध्ययन करने क्या कहेंगे? स्वपारिस्थितिकी कहेंगे। उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? स्वपारिस्थितिकी कहेंगे। क्योंकि यह पेड़ों के कई समूह का जो पेड़ भी अपना एक जीव है अलग-अलग प्रजाति के, लेकिन हमने केवल एक पेड़ यानी एक ही प्रजाति का चयन करके उस एक पेड़ का अध्ययन किया, वह कहलाएगा स्वपारिस्थितिकी कहलाएगा। फिर है समपारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है? इसमें जीवों के समूह का अध्ययन होता है। समपारिस्थितिकी में क्या होगा? इसमें सारे पेड़ों का अध्ययन होगा। पेड़ों का यानी पेड़ एक जीव से मनुष्य हैं, सभी मनुष्य चाहे वो नेग्रोकाइट हो, चाहे वो मंगोलाइट हो, कोई भी हो, एस्ट्रोलाइट हो, सबका अध्ययन क्या कहलाएगा? समपारिस्थितिकी। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें जीवों के सभी समूह का अध्ययन हो रहा है। पेड़ के होंगे तो पेड़ के सभी समूह का अध्ययन हो रहा है। तो समपारिस्थितिकी में क्या होता है? इसमें जीवों के समूह का अध्ययन होता है। तो स्वपारिस्थितिकी में जीवों की इकाई का मतलब जो एक इकाई होगी उसका अध्ययन होगा, ना कि समूह का। अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र कैसे होते हैं? एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं कृत्रिम। कृत्रिम मतलब ये होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, वो कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध होते हैं, वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को हमने पहले बता चुके हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है?
पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी संकल्पना है, जहाँ किसी भौगोलिक क्षेत्र के जहाँ जैविक समुदाय, अंतर-जैविक समुदाय मतलब जैविक समुदाय और अजैविक समुदाय के बीच अंतरक्रिया होती है, वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। वो भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और ये होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें जब आप क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू में, पूर्वावलोकन सीरीज में, तो इसमें पूछ लेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा या 3 ऑप्शन बना देगा, उसमें से कौन-कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछ लेगा कि क्वेश्चन बनाए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, नीचे कौन-कौन से हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी ऐसे बना देगा, तो छाँटना रहेगा आपको। याद रखना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले भी हैं और याद भी रखना है। अब हम पहले देखेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ये कैसे होते हैं? ये स्थलीय होते हैं, ये जलीय होते हैं और ये आकाशीय तंत्र होता है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्थल पे, जल पे और वायु में यानी कि आकाश में। स्थल में कैसे होते हैं? घास होता है, भूमि वन होता है, मरुस्थल होता है आदि। मतलब स्थल पे जो पृथ्वी पे पाए जाते हैं, वह तो वो घास वाले क्षेत्र पाए जाएँगे या वन और भूमि लगी रहेगी या मरुस्थल रहेगा, तो कैसा रहेगा? वो स्थलीय रहेगा। फिर वहीं अगर हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आएँगे, तो वो रहेगा अलवड़ी और लवड़ी रहेगा। अलवड़ी में देखेंगे तालाब, झील, झरना रहेगा। जहाँ नमक की उपलब्धता ना हो, अलवड़ी मतलब किसी प्रकार के लवण रहते हैं लेकिन उस प्रकार के नहीं जैसे कि अलग स्थान पे रहेंगे समुद्र या तो अलवड़ी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अलवड़ी में कौन-कौन आएँगे? वो आएँगे आपके झरने, झील और तालाब। फिर वहीं लवणी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जलीय लवणी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आएँगे? ज्वार नदमुख आएँगे, समुद्र जल आएगा और लवण झील आएँगी। ज्वार नदमुख किधर पाए जाते हैं? भारत में अगर हम एक रफली फिगर भी ऐसे बनाएँ तो देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, महानदी जो इस तरफ गिरती हैं, पश्चिम की ओर गिरती हैं, वह नदी अक्सर ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। याद रखिएगा, जब आप इसको पूर्वावलोकन सीरीज़ हमारी ज्योग्राफी वाले देखेंगे तो उसमें हमने इसको कंप्लीट किया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। समुद्री जल, उसमें बहुत खारा होता है तो वो लवणी जल के प्रकार होते हैं और लवणी झील भी होती हैं। अब उसके बाद अब हम क्या देखने जाएँगे? अब हम देखेंगे आकाशीय हाँ, आकाशीय परितंत्र। आकाशीय परितंत्र में क्या देखेंगे? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। ये तीनों का जहाँ हाइब्रिड होता है, वो जीवमंडल कहलाता है। यानी जहाँ वायुमंडल भी मिल जाए, जहाँ स्थलमंडल भी मिल जाए, जहाँ जलमंडल मिल जाए, तो वहाँ जीव की उत्पत्ति होती है, तो वो जीवमंडल कहलाता है। अब हम देखने जा रहे हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। वो कैसे होते हैं? नगरीय कृषि, फसली तंत्र और जलाशय आदि। जलाशय यानी जो मानव निर्मित होते जलाशय वो होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो होते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बनाए जाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम देखेंगे परितंत्र के घटक। जो परितंत्र है उसका एक घटक देखने जा रहे हैं। परितंत्र के कौन-कौन से घटक होते हैं? 2 ही घटक हो सकते हैं, जैव और अजैव। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र 2 लोग के बीच होता है, जैविक और अजैविक। वैसे परितंत्र के वही घटक होते हैं, जैव और अजैव। जैव घटक में देखेंगे आप कौन आएँगे? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो जो जैविक घटक कैसे होते हैं? 3 प्रकार के उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अजैविक घटक में देखेंगे हम कि उसमें आएँगे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिकी पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में देखेंगे तो आएगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया। ये कैसे हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थ में क्या देखेंगे? देखेंगे मिट्टी, चट्टान, खनिज, वायुमंडलीय गैस आदि। और भौतिकी सॉरी भौतिक अजैविक घटक में क्या देखेंगे? वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। ये देखेंगे। ये आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है? परितंत्र के घटक जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं। जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन ये 3 होते हैं। अजैविक में देखेंगे कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिकी होते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं
उद उद्भवित गुण यानी कि इमर्जेंस प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो मतलब कि कैसे-कैसे कोई चीज़ उद्भवित होती है वो देखने जा रहे हैं। सबसे देखने से पहले जाएँगे हम लाइकेन के बारे में। लाइकेन कैसे निर्मित होता है? वह होता है कवक और शैवाल से, यानी कि एल्गी से बनता है ये। एल्गी कैसे बनती है? वो बनती है फंगी जो लगता है वो, और एल्गी से बनती है। अब लाइकेन वही है, ये भी कवक और शैवाल, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो कोरल आ जाएगा ये। कोरल लीफ जो होता है वो समुद्र के नीचे पाए जाने वाले लाइकेन, ये आपकी दीवार-वुवार पे लग जाती हैं वो। हुँ, अब आएगा माइकोराइज़। माइकोराइज़ में क्या आएँगे? इसमें आप देखेंगे जड़ और कवक आएँगे। बस इसमें फैक्ट याद रखना है। मैं इसको एक बार रफ करता हूँ। हुँ, लाइकेन में क्या आएँगे? लाइकेन में आएँगे कवक और शैवाल। कवक और शैवाल दोनों में आएँगे, चाहे वो स्थलमंडल के ऊपर हो, चाहे जलमंडल के नीचे हो। कवक और शैवाल जो है लाइकेन के उदाहरण होते हैं। फिर माइकोराइज़म कैसे बनता है? वो बनता है जड़ और कवक के लगने से क्या होता है, माइकोराइज़म का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे पर्यावास। पर्यावास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हम देखेंगे कैसा पर्यावास, जो रहने योग्य होते हैं वही पर्यावास कहलाते हैं। क्या होते हैं? पर्यावास कहलाते हैं। अब इसमें चलिए देख लेते हैं। हुँ, पर्यावास यह वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता एक जैसी हो। मतलब एक बार फिर रीडिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह वह भौतिक पर्यावरण है। यह वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। जिसमें क्या होता है? कोई जीव निवास करता है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है जिनकी आवश्यकताएं एक जैसी हों। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली क्षेत्र को ले लें। आप देखेंगे दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र मुझे लगता है जहां आपको भारत के समस्त प्रदेशों से और समस्त व्यक्ति मिलेंगे। अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग निवास स्थान, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र से मिले हुए सभी स्थान, सभी व्यक्ति जो आपको कहाँ मिलेंगे? दिल्ली जैसे स्थान पे मिलेंगे। हुँ, तो क्या हो गया? दिल्ली आप देखेंगे एक हो गया भौतिक पर्यावरण हो गया कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है। हाँ, वहाँ संसाधन है, वहाँ काम करने की क्षमता है, वो एक भौतिक पर्यावरण हो गया। हाँ, जिसमें कोई जीव निवास करता है। चाहे जीव से यहाँ मनुष्य का तात्पर्य ले लीजिए, चाहे वो पश्चिमी का हो, चाहे उत्तर का हो या दक्षिण का, कहीं वो निवास करता है। पर्यावास उन भौगोलिक प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है जिनकी आवश्यकता एक जैसी है। दिल्ली में सारे काम करने वाले लोग पहुँचते हैं। वहाँ इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। वहाँ सेवा जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। तो वहाँ के जब मनुष्य जाता है तो वहाँ पर उन सबकी आवश्यकताएँ एक जैसी होती हैं। तो वो सब जगह जब सारी की आवश्यकताएँ एक जैसी रहेंगी, तो वो एक ही जगह काम करेंगे और अलग-अलग जीव होंगे। हाँ, तो उन सभी को जो उस स्थान पे काम करेंगे उसे पर्यावास कहते हैं। कुल मिला के छोटे शब्दों में समझिए पर्यावास क्या है? पर्यावास आपका घर है, जिसमें आपके बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, माता-पिता, दादा-दादी सब लोग रहते हैं। सबकी आवश्यकताएँ एक जैसी हैं क्योंकि सबको परिवार में मिल के चलना है। ठीक वही जो घर है वही आपका पर्यावास है। बस इतना समझना है। पर्यावास क्या है? पर्यावास एक ऐसा भौतिक स्थान है जहाँ विभिन्न जीव रहते हैं और सभी की आवश्यकताएँ एक जैसी हैं। अब उदाहरण के लिए व्हेल, दरियाई घोड़ा, पादप लवक या इत्यादि, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी जल में पाए जाते हैं। हाँ, सभी अलग-अलग प्रजाति हैं, लेकिन सभी को जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता है, तो ये इनका पर्यावास है। पर्यावास के प्रकार कैसे होते हैं? ये स्थलीय होते हैं, ये अलवड़ी होते हैं, ये ज्वारनदमुख होते हैं और ये समुद्र के होते हैं।
यानी कि इतने 4 प्रकार के पर्यावास पाए जाते हैं। कितने कौन-कौन से? स्थलीय, अलवणीय जल, ज्वारनदमुख और समुद्र। ये कितने हैं? 4 प्रकार के पर्यावास पाए जाते हैं। अब देखेंगे आप पर्यावास के प्रकार यही जो मैंने अभी पढ़ा आप देखें स्थलीय, लवणीय, ज्वारनदमुख और समुद्र। ये जो इससे पहले स्लाइड में यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ था, इसी को मैंने बड़ा करके यहाँ लिख दिया है। अब देखेंगे हम लोग हाँ, सूर्य मतलब इकोसिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे सूर्य, ऊर्जा का स्थानांतरण समय। सूर्य से क्या हमें प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। मानव प्रयोग सोलर इंटू ट्रीटमेंट में आता है और मानव प्रयोग यानी फोटोवोल्टिक्स में आता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कारक यानी ब्लैक मैन के अनुसार कारक क्या-क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल H2O, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहरित यानी कि भोजन उत्पादन करने में जो पेड़ पौधे को से सूर्य से रोशनी के साथ-साथ और क्या-क्या आवश्यक है पेड़ पौधों को क्योंकि वो प्रथम उत्पादक है। हाँ, उनसे ही सभी लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उनके लिए तो ब्लैक मैन है, ब्लैक मैन ने बताया था कि हमें कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या-क्या आवश्यक है? तो है पहली बात तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, फिर जल होना चाहिए, फिर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तापमान होना चाहिए और पर्णहरित होना चाहिए। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है? 6CO2 हाँ, प्लस 12H2O ये दोनों मिलेंगे, प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या निकलेगा? ग्लूकोज C6H12O6 निकलेंगे, प्लस साथ ही साथ 6H2O निकलेगा और 6O2 ये देखिए ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है। तो जीवन की उत्पत्ति के बाद का जो कारक था वह है O2 यानी कि जीवन की उत्पत्ति। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, यूपीएससी में आ चुका है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ना कि ऑक्सीजन की। जीवन की उत्पत्ति का परिणाम देखेंगे तो वो ऑक्सीजन है। जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन निकली तब अन्य जीवों का विकास हुआ। लेकिन सर्वप्रथम तो जो जीव बने, जो पर्यावरण में सबसे पहले क्या आई थी? वह थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जीवन से पहले आई थी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ इन कारकों में CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश, तापमान, पर्णहरित जो कहीं पर सर्वाधिक प्रभावी कारक हो जाता है, ट्रिगल कारक कहलाता है। जैसे राजस्थान में वर्षा, एक मिनट इसको मैं रब कर दूं। जैसे राजस्थान में वर्षा, ट्रिगल कारक क्या होते हैं ये बस बताना चाह रहा है। ट्रिगल कारक होते क्या हैं? इन कारकों में CO2, H2O, सूर्य के प्रकाश, तापमान और पर्णहरित जो कहीं पर सर्वाधिक प्रभावी कारक होते हैं, ट्रिगल कारक है। ट्रिगल कारक में कौन-कौन से आएंगे? सिर्फ इतना ध्यान रखना है, CO2, H2O, सनलाइट, टेम्परेचर और क्लोरोफिल आएंगे। ये जो होंगे तीनों जगह जहां मिलेंगे उन्हीं को ट्रिगल कारक कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे खाद्य स्तर। मतलब खाद्य स्तर मतलब मानव का खाद्य स्तर या किसी भी जीव का खाद्य स्तर कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, उसमें ये देखेंगे फैक्ट के रूप में। यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है, यानी कि सबसे नीचे से ऊपर ऊपर ऊर्जा आएगी। हाँ, इसको एक पिरामिड बना के दिखाते हैं। जो ऊर्जा का मतलब सीधा उल्टा दोनों बनता है। ये यहाँ सबसे ज्यादा जीव है, पेड़ पौधे हैं, उनको खाया जाएगा तो मनुष्यों या जानवरों में आएगा जो उनसे कम है। फिर उनको मनुष्यों जानवरों को कोई और खाएगा, उनसे कम है, उनसे कम है, फिर ये अपघटनकर्ता में आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होगी वो निचले के क्षेत्र में होगी, यानी जो प्राथमिक उत्पादकता होंगे उनसे मिलेगी। और सबसे ज्यादा कम ऊर्जा किसको मिलेगी? जो अपघटन करना सर्वोच्च रूप पे होंगे उनको कम मिलेगी। इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब मैं इसको पढ़ूंगा। खाद्य स्तर यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है। कैसा स्तर होता है? यह ऊर्जा का स्तर होता है। खाद्य स्तर का प्रारंभ सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में हरे पौधे
कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो आगे अन्य स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह करता रहता है। मतलब कि इसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर बताया जाएगा। खाद्य स्तर का प्रारंभ सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हरे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी कि जो ऊर्जा बनेगी सबसे पहले किसमें बनेगी? सूर्य के प्रकाश में प्रारंभिक में हरे पौधे में बनेगी। फिर वो सब उसको खाएँगे और धीरे-धीरे यही जो ऊर्जा होगी आगे हस्तांतरण होती जाएगी। ऐसे हो कि आगे हस्तांतरण होती जाएगी तो यही खाद्य स्तर बनाती है। खाद्य स्तर बनाती है। तो हम देखेंगे कि जो खाद्य स्तर है, उसपे कैसे-कैसे कार्य होते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश आया, उसका एक डायग्राम याद रखना आपको। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले आया स्वपोषी, यानी पौधे में आया। हाँ, पौधे में आया मतलब इसमें ट्रिगल कारक मिल गए। ट्रिगल कारक में क्या होगा? सबसे पहले आपको CO2, फिर पानी, सूर्य का प्रकाश, फिर साथ ही साथ उसमें आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश के बाद देखेंगे तापमान हो जाएगा, फिर पर्णहरित हो जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा ये, जो कि मिट्टी से हो स्टार्ट हो जो पौधे की जड़ों में पाया जाता है। फिर सबसे पहले का स्वपोषी पौधे में, फिर इसको कौन खाएगा? शाकाहारी यानी कि बकरी खाएगी। हाँ, और मनुष्य भी खाएगा, ऐसा नहीं मनुष्य नहीं खाएगा। मनुष्य भी खाएगा मतलब एक स्तर दिखा रहा है सिंपल स्तर। फिर मांसाहारी बकरी को खाएगा शेर, मांसाहारी। फिर जब शेर मर जाएगा उसको सर्वाहारी लोग खा लेंगे। तो ये जो खाद्य स्तर है वो दिखा रहा है। अब देखेंगे चतुर्थ स्तर में देखेंगे ये तृतीय उपभोक्ता आते हैं। हाँ, ये जो पेड़-पौधे होते हैं देखेंगे वो प्राथमिक पोषक होते हैं। द्वितीय पोषक स्तर यानी बकरी-वकरी सब क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। भोक्ता से मतलब जब कोई चीज़ कंज़्यूम की जाती है। कंज़्यूम कौन कर रहा है सबसे पहले? कंज़्यूम कर रहा है पेड़-पौधों को, ये जो प्राथमिक स्तर पे होंगे। फिर द्वितीय में कि तृतीय जो मांसाहारी लोग होंगे, वो आएँगे तृतीय पोषक स्तर में। क्यों? क्योंकि प्राथमिक जो द्वितीय पोषक स्तर होता है, इसका उपभोग करेंगे, यानी कि मांसाहारी लोग। फिर चतुर्थ में कौन आ जाएँगे? तृतीय उपभोक्ता आ जाएँगे। तृतीय उपभोक्ता में कौन आ जाएँगे? जो सर्वाहारी मतलब कि जो अपघटनकर्ता होंगे, वो आ जाएँगे। ये डायग्राम आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि तालाब में भोजन श्रृंखला देखेंगे। तालाब की हम अब क्या देखेंगे? भोजन श्रृंखला देखेंगे। अब है पादप प्लावक, फल प्लावक, फिर होगा प्राणी प्लावक, फिर आएगा कीटाणुओं का लार्वा, फिर आएगा छोटी मछलियाँ, फिर आएँगी बड़ी मछलियाँ। ये जो तालाब का तंत्र होता है, भोजन तंत्र वो कैसा होता है? तालाब में सबसे पहले पादप बनते हैं, पादप को पर्णप्लावक खाते हैं, फिर आते हैं कीटों के लार्वा आते हैं, फिर छोटी मछली और छोटी मछली को कौन खाएँगे? बड़ी मछली। ये हैं देखिए पिरामिड हो गया, ये हो गया उत्पादक और ये हो गया उपभोक्ता। उत्पादक में कौन है? जड़ें पानी के भीतर कीचड़ में होती हैं। इनसे क्या होते हैं? माइक्रोफिश यानी कि टाइफा और एकोरस और जीवाणु, वायलस, डायडम इत्यादि जो होंगे, वो होंगे शैवाल। ये होंगे उत्पादक में, हाँ। फिर उपभोक्ता में कौन आएँगे? पौधे पर निर्भर कौन होंगे? वो होंगे आपके म्यूक्यूअस एनिलिडस, नीतल जीव जगत जो होंगे वो। फिर आएँगे तड़क यानी कि स्वतंत्र होते हैं और मछली, और आएँगे प्राणी प्लावक यानी कि कोपेडार्क व फ्लैंगेटेन, ये सब आएँगे। ये तालाब का जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है वो है। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला 2 अलग-अलग होता है, याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला पहले देख लें। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार खाद्य स्तर ही होता है। यानी खाद्य स्तर यानी जो प्रारंभ से होता है, वही खाद्य श्रृंखला में आता है। यानी कहने का मतलब एक बार फिर पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार जो होगा, वो खाद्य स्तर से प्रारंभ होगा। वहीं खाद्य श्रृंखला में देखते हैं क्या-क्या आएगा?
इसमें आएगा चणक, खाद्य श्रृंखला, घास, कीड़ा, मेढक, सर्प, मोर, लोमड़ी और शेर। इन सब में क्या होता है, 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। 10% ऊर्जा का हस्तांतरण वो किसने दिया था? वो दिया था लिंडमैन ने दिया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 10% ऊर्जा का हस्तांतरण का नियम किसने दिया था? वो लिंडमैन ने दिया था। 10% ऊर्जा का हस्तांतरण क्या होगा? मतलब कि 100% जो हमको ऊर्जा मिली, घास को मिली, घास 100 घास खाई तो 10 घास के बराबर ऊर्जा इसको मिली, कीड़े को मिली। अब मेढक 10 कीड़े खाएगा तो उसको 1 कीड़े के बराबर का वो मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। फिर वैसे ही सर्प 10 मेढक खाएगा तो उसको 1 मेढक के बराबर ऊर्जा मिलेगी। इस तरह ऊर्जा जो है धीरे-धीरे जब खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ेंगे आप, धीरे-धीरे जब आप ऊपर जाएँगे खाद्य श्रृंखला में, ऊर्जा का हस्तांतरण कम होते जाता है, याद रखिएगा। अगर हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते हैं तो हमेशा ऊर्जा का हस्तांतरण कम होता है। और कितना हस्तांतरण होता है? केवल 10% ऊर्जा हस्तांतरण होता है। कोई खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 स्तर तक हो सकती है, याद रखिएगा। ये एक फैक्ट वाला बात है कि कोई भी खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 स्तर तक हो सकती है। उसके बाद क्या देखेंगे हम? अपरदन खाद्य श्रृंखला यानी मृतकोपजीवी। हाँ, मृतकोपजीवी में सूक्ष्म कीटाणु आएँगे, विनियोजक आएँगे, फिर आएँगे मृतकोपजीव जीव ऐसे होंगे जो मृतकोपजीवी का भक्षण करते हों। जो लोग मर जाते हैं या कोई जीव जो मर जाता है उनको खाता कौन है? गिद्ध खाते हैं, ये सब जो खाते हैं वो मृतकोपजीवी, वो मृतकों के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको मृतकोपजीवी कहते हैं। इस तरह हम एक ये देख लेते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश कैसे आया? ये आया उत्पादक में आया यानी घास में आया। घास में कैसा बना? हाँ, घास में आया, घास के बाद आप देख रहे हैं घास को किसको खाया? टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया? द्वितीय उपभोक्ता। ये देखिए प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता किस लिए उपभोग कर रहा है? किसका कर रहा है? घास का, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। द्वितीय उपभोक्ता क्या हो गया? जो प्राथमिक उपभोक्ता को कर रहा है, मेढक। मेढक को खाया किसने? सांप ने। तृतीय उपभोक्ता। सांप मर गया, इसको कौन खाया? इसको खाया अंतिम उपभोक्ता, जो मृतकों जीव को चील ने बाज ने खा लिया। अब बाज खत्म होता है तो वो कवकों में डिपेंड होता कि बनेगा, तो धीरे-धीरे वो अपघटन करते चले जाएगा। तो इस तरह से आज हमने इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला वो जो ऊर्जा के सूत्र से चलती है वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक नया वीडियो के साथ जब आएँगे तब उसमें हम कंप्लीट करेंगे कि पारिस्थितिकी पिरामिड को देखेंगे। बहुत छोटा-सा टॉपिक होता है पारिस्थितिकी पिरामिड को देखेंगे। फिर हम देखेंगे इकोटोन को देखेंगे और इकोटोन को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। इस तरह से हम जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट वाली सारी बातें हम उसको 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी कॉन्सेप्ट वाली सीरीज चलाएँगे जो थोड़ी लंबी चलेगी, उसमें भी 15-20 वीडियो लग जाएँगे। इस तरह से आप देखेंगे मुश्किल से 25 वीडियो में आपका आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ यूपी पीसीएस, आरओ-एआरओ और यूपीएससी तीनों के लिए इकोलॉजी और इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इकोलॉजी मतलब कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएँगे सारे कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ इसी चैनल पे हम पूर्वावलोकन सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं जो पीवाईक्यू की है, फिर देख लीजिएगा, वो देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे भी कम। तो ये दोनों सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से फैक्ट वाली सीरीज और कॉन्सेप्ट वाली सीरीज हो जाएगी। फिर आप और उसके बाद पीवाईक्यू के लिए आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे पूर्वावलोकन सीरीज जो इसी चैनल पे है। इस तरह यह कंप्लीट होती चली जाएगी और हमारा जो पेपर पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी। साथ ही क्योंकि हमें सबसे अलग करना है, अलग में एक ही चीज़ आता है, पहला आता है फैक्ट और कॉन्सेप्ट, यही 2 चीज़ आते हैं, इसी से परीक्षाएँ पास की जाती हैं। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो लाइक करिए, अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।